Hello students, so I am going to explain you the third part of the lesson from your geography textbook, resources and development. दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दिस इज़ द थर्ड पार्ट. क्योंकि लेसन बहुत लेंदी हो जाता है तो इसको पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है. ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि रिसोर्सेज को जुडिशियसली हमको यूज़ करना चाहिए. अब लैंड रिसोर्स में आता क्या है, लैंड में हमको क्या क्या मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है, वो खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए लैंड होती है, या अनकल्टिवेटेड लैंड. देखा है ना, बहुत सारी लैंड ऐसे खाली पड़ी रहती है, कहते हैं ये रेलवे के लैंड के लिए है, ये फ्यूचर के लिए है, या ये डिफेंस की लैंड है. तो और कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड रहेगी जिसमें खेती हम नहीं कर सकते हैं. और उसके बाद आ जाती है फैलो लैंड. फैलो लैंड मीन्स अनसोन लैंड. अनसोन मीन्स जिस लैंड पे हम खेती करते आ रहे थे, हमने उस लैंड को एक रेस्ट दे दिया. रेस्ट क्यों दे दिया? क्योंकि मिट्टी जो है वहाँ की सॉइल अपने आप को रिकवर कर सके. तो उस पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने करी है अभी तक उसमें खेती, ताकि वो मिट्टी वापस से अपनी इम्यूनिटी, अपने न्यूट्रिएंट्स वो सब रीगेन कर सके. उसको क्या कहते हैं, फैलो लैंड. तो हमारे पास लैंड रिसोर्सेज में फॉरेस्ट है, कल्टीवेशन वाली लैंड है, अनकल्टिवेटेड लैंड है, फैलो लैंड है, और ये जो हमारे जंगल्स वगैरह हैं, ये सारे लैंड रिसोर्सेज में आ जाते हैं. अब फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो लैंड को यूज़ करना है, उसको तय करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं. एक तो होती है वहाँ की टोपोग्राफी. टोपोग्राफी क्या होती है, वहाँ के फिजिकल फीचर्स, किधर रिवर है, किधर हिल है, किधर प्लेन्स हैं, तो उसके हिसाब से तय किया जाता है. फिर और कैसे लैंड ऑफ यूज ऑफ लैंड को हम डिटरमाइन करते हैं और कैसे देखते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स. उस इलाके की पॉपुलेशन कितनी, डेंसिटी कितनी है, थोड़े से एरिया में, इतने एरिया में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वो सब देखा जाता है. ज़्यादा भीड़ तो नहीं रह रही है. और फिर हम देखते हैं क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो एबिलिटी हमारे पास है, और उस एरिया के कल्चर और ट्रेडिशंस क्या हैं, वो क्या चीज़ पसंद नहीं करते. एक बार आपको उत्तराखंड में बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, चिपको मूवमेंट. वहाँ के लोग क्या मांग कर रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट को बहुत काट रहे थे पहाड़ों पे, तो क्या होता है वहाँ पे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, और वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं उनकी लाइफ उसी पे डिपेंड करती है. वो वहीं से थोड़ी सी लकड़ी लेंगे, रोज सीड्स लेंगे, जो भी उनको जंगल से मिलता है वो यूज करते हैं. और ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अब टिम्बर के लिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. तो वहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है. क्या, यूज ऑफ लैंड वो डिपेंड करता है. अब हमारे कंट्री में भी एरिया तो बहुत ज़्यादा है, अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने उठाए हैं. किसके लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज. बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, और बाकी देशों ने भी लिए हैं, पर हमारी गवर्नमेंट ने भी ली हैं. अब जैसे कुछ स्टेप्स कंजर्वेशन करने के लिए रिसोर्सेज को कौन सा लिया गया है, फर्स्ट टाइम 1968 की बात है, द क्लब ऑफ रोम, उन्होंने सपोर्ट करा. किस बात को, उन्होंने कहा नहीं, वी शुड कंजर्व आवर रिसोर्सेज. और इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहा. तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग कंट्रीज कैसे कंजर्वेशन करना चाहते थे 1968 में. देन 1974 में गांधीयन फिलॉसफी आई, उन्होंने भी कहा कि कंजर्व करना चाहिए हमको अपने रिसोर्सेज को. ठीक है, और इसके बाद जो है एक रिपोर्ट आई, ब्रनलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में आई. तो वो भी किसके बारे में बात कर रही थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बताया ना, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेज का यूज भी कर सकें और वो डिप्लीट भी नहीं हो और हम वो डैमेज भी नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ लैंड और क्या क्या सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन, जो कुछ वहाँ पे उगता है
वहाँ की वाइल्ड लाइफ हो गई, वहाँ की ह्यूमन लाइफ हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या क्या लोगों की लाइवलीहुड किस पे डिपेंड कर रही है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स कैसा है, तो ये सारी चीजें लैंड सपोर्ट्स के अंदर में आ गई। तो इसीलिए हमको क्या करना है, अपनी लैंड को कंजर्व करना है, ठीक है। उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग हमको बनानी चाहिए। अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज कैसे, हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। अब जंगल में ही जाते हैं तो टाइगर को लोग मार देते हैं, क्या करना है, एनिमल स्किन निकालनी है। मतलब कोई पूछे अगर कोई आपके साथ, ह्यूमंस के साथ ऐसा करे तब वो कैसा फील होगा। तो एम्पैथी अब हमारी धीरे धीरे चली जा रही है और हम अपने पैसे के लालच में कब किसको बेचेंगे कुछ पता नहीं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हमने क्या शुरू करा, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। अब एनिमल्स जाके बहुत ज्यादा जड़ से ही मिट्टी को निकाल के, अब जब उनको खाना नहीं मिलेगा भूख में क्या करेंगे, तो खाएंगे, तो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। यहाँ कहीं कहीं माइनिंग जो है, माइनिंग से फिर क्या होगा, पूरी मिट्टी की जमीन की खुदाई हो जाती है, तो उससे क्या होता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, इन सब से लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए, मेजर्स में हमें एफॉरेस्टेशन, अरे आपने 100 पेड़ अगर निकाल दिए हैं तो 300-400 क्यों लगाएं, क्योंकि सारे पेड़ वापस से लग जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे तो मर भी जाते हैं ना पेड़। और हमें ग्रेजिंग के लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट रखना चाहिए। और हमें क्या प्लांट करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स कैसे, देखो किसान के खेत में आपने देखा है एज एज पे क्या कर देते हैं वो लोग, एक श्रब्स लगा देते हैं, ये सब चीजें, तो वो चीज भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद हमें और सॉइल को कैसे, अपनी लैंड को कैसे बचाना है ये आपने देख लिया। तो हमें उसे ओवरग्रेजिंग से भी बचाना है और शेल्टर बेल्ट भी लगाना है प्लांट्स का, और हमें एफॉरेस्टेशन करना है, पेड़ों को और ज़्यादा लगाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आपका सॉइल। अब सॉइल क्या है, ये रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। आपको पता है रिन्यू हो जाएगी फिर मिट्टी बन जाएगी, पर बेटा मिट्टी का बनना इतना आसान नहीं होता है। 1 इंच लेयर की मिट्टी के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। हमको तो लगता है अरे मिट्टी बह गई, बाढ़ आ गई, मिलियंस ऑफ ईयर्स। कैसे पहाड़ों से बड़े पत्थर गिरते हैं, बड़ों से फिर और छोटे होंगे, फिर और छोटे होंगे, फिर पेबल्स हो जाएंगे, फिर चूरा होते होते इस नेचुरल प्रोसेस में हजारों साल लग जाते हैं। है तो वो रिन्यूएबल, पर बहुत मुश्किल से बनती है सॉइल। और सॉइल में रहते क्या, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, सभी हमें वहां पे मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक लाइफ है। मिट्टी, सॉइल के अंदर में एक लाइफ होती है। हमारे कैसे पौधे लग जाते हैं, उसमें वेजिटेबल फ्रूट सब उग जाते हैं, तो उसके अंदर खुद ही एक लिविंग सिस्टम है। और 1 इंच सॉइल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। अब सॉइल बनती कैसे, आप कैसे बनेगी, तो क्या होगा, रिलीफ। रिलीफ मींस अनइवन लैंड, जैसे ऊपर नीचे, कहीं एलिवेशन, कहीं पहाड़ हैं, कहीं खाई है ना, तो वो सब चीजें हैं। या पेरेंट रॉक चाहिए, या कभी क्लाइमेट ऐसा, कभी कभी पहाड़ से कैसे आएंगे पत्थर नीचे, जब पानी के साथ ही आएंगे ना वो पत्थर नीचे, तो वहाँ का क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ की वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। तो ये सारी चीजें सॉइल के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ का रिलीफ, वहाँ का कैसा एलिवेशन है, खाई है क्या है, और कैसे रॉक्स हैं वहाँ पे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है। और पहाड़ों पे आप देखते हैं जब बारिश ज्यादा होती है तो पहाड़ पे पानी के साथ, झरनों के साथ छोटे छोटे झरने निकल के आते हैं, उसमें से पत्थर भी नीचे आते जाते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स से क्या बनेगी, सॉइल बनेगी। अब बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे कहीं का टेम्परेचर अलग है, कहीं के रनिंग वाटर या वाटर की कंडीशन अलग है, तो ये सारी चीज़ों से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो और कौन से नेचुरल फोर्सेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ का टेम्परेचर काउंट करता है मिट्टी बनने में, और जो पानी, रनिंग वाटर है, वो सारी चीज़ें सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट
करती हैं। कह रहे हैं सॉइल को भी जो है फैक्टर्स के हिसाब से, कलर के हिसाब से, थिकनेस, टेक्सचर, देखा है कई पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, कई टाइप्स में हम बांट सकते हैं। जैसे आपने उड़ीसा के समुद्र के पास आप जाइए, वहाँ पे रेत है जो चमकीली रहती है, ठीक है, उससे कांच भी बनता है। और इधर दमन साइड अगर आप जाइए तो वहाँ पे मोरंग ब्राउन ब्राउन सी रेत है, कहीं काली मिट्टी है। तो हर एक जगह की सॉइल भी अलग रहती है, मिट्टी का टेक्सचर भी अलग रहेगा, कहीं एरिड रहेगी, मतलब जहाँ जिसमें पानी होगा नहीं, कोई मिट्टी बहुत चिकनी रहेगी जो पानी को ज़्यादा होल्ड करके रहती है। तो बहुत टाइप ऑफ सॉइल भी रहते हैं अलग अलग, कोई ब्लैक सॉइल रहेगी, कहीं ब्राउन सॉइल रहेगी, कहीं जो है थोड़ी सी एल्यूवियल सॉइल रहेगी। एल्यूवियल सॉइल को हम जो है बहुत अच्छा मानते हैं प्लांटेशन के लिए और खेती के लिए भी हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। तो कहीं की सॉइल थिकनेस के हिसाब से अलग होगी, उसकी एज अलग होगी, उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं अलग अलग सॉइल की। और जो आपकी ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, और आपकी होती है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल कौन सी होती है? जिसमें वो रिच होती है आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है वो सॉइल। और एरिड सॉइल होती है ड्राई सॉइल, वो पानी को पकड़ेगी नहीं। और फॉरेस्ट सॉइल। तो कितनी टाइप की सॉइल हैं कलर के हिसाब से, चाहे आप थिकनेस के हिसाब से, टेक्सचर के हिसाब से, एज के हिसाब से। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे टॉप लेयर जो होती है सॉइल की बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। और वो एक बार चली गई तभी तो हम कहते हैं कि बाढ़ से बचाना है अपने आप को। बाढ़ से क्यों? क्योंकि टॉप सॉइल ही उसके साथ चली जाती है। तो हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि वो फर्टाइल होती है। और बहुत बार वो हवा से, आंधी तूफान से उड़ जाती है। फिर और क्या रीज़न हो जाता है? ग्लेशियर वाटर से। तो वो सॉइल का क्या हो जाता है? इरोजन हो जाता है। और टॉप सॉइल उसी का इरोजन होता है। और अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़ के रहते हैं, तो वो सॉइल इरोजन से हमको बचाते हैं। तो देखा आपने सॉइल का फॉर्मेशन एंड इरोजन, ये साइमल्टेनियसली जाता है। सॉइल बनती भी रहती है और इरोजन भी होती रहती है। पर क्या है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, जो बने और जो इरोजन से चली जाए। अगर बैलेंस उनका बिगड़ा, अगर वो डिस्टर्ब हुआ हमारी एक्टिविटीज की वजह से, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हमको आ जाएगी। और वो किन वजह से? नेचुरल फोर्सेस रहते हैं, चाहे वो विंड से उड़े, चाहे ग्लेशियर वाटर से उड़े, चाहे बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो हमें ऐसे मेथड्स यूज नहीं करने हैं जिससे दोनों का बैलेंस, किसका? फॉर्मेशन और डिप्लीशन या सॉइल इरोजन, दोनों बैलेंस में होना चाहिए। मिट्टी बनती भी रहनी चाहिए और हमें उसको बचा के भी रखना है, दोनों का बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। और ये कब होता है सॉइल इरोजन? अगर हम डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग यूज करते हैं। तो हम डिफेक्टिव यानी फार्मिंग के हमारे तरीके सही नहीं हैं। तो क्या होता है? कॉन्टोर प्लाइंग। कॉन्टोर प्लाइंग क्या होता है? फार्मर इस टेक्निक को यूज करते हैं और ऐसा ग्रो करते हैं ताकि हॉरिजॉन्टली वो मिट्टी को बहने से बचा सकें। ऐसे हॉरिजॉन्टल होके ऐसे लगाते हैं पेड़ ताकि मिट्टी को बहने से बचा सकें। फिर यह टेरेस पे कल्टीवेशन होता है, आपने देखा है टेरेस फार्मिंग। या तो शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट हमने बताया, प्लांट्स जो हैं कुछ श्रब्स या पेड़ अपनी खेती के चारों ओर बना देते, तो एक्स्ट्रा वाटर के साथ क्या होगा? मिट्टी नहीं बहेगी, बल्कि वो पेड़ जो हैं एक्स्ट्रा लगाए हैं उन्होंने, वो उस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। इस तरीके से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।